ये तो गनीमत है कि इनको सिर्फ ट्रांसफ़र ही किया गया है जज साहब को, वरना जस्टिस लोहिया की तो मौत भी हो गई। जिन्होंने सरकार के हक़ में फ़ैसले दिए, सरकार की मंशा के मुताबिक फ़ैसले दिए, वो या तो गवर्नर बन गए या वो राज्यसभा में पहुंच गए। बाबरी मस्जिद केस का फ़ैसला में पूरी 1000 पेज पर लिखा है कि वो मस्जिद थी, वहाँ नमाज होती थी, वहाँ ज़बरदस्ती मूर्तियाँ रखी गईं, वहाँ पर गुंडागर्दी के एक्ट के ज़रिए डेमोलिशन किया, ये सब लिखा है। लेकिन सेक्शन 142 का इस्तेमाल में अख्तियार तमीज़ी का अपना फ़ायदा उठाते हुए मंदिर को जगह दे दी। इनाम में राज्यसभा मिली कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। ये डेमोक्रेसी आखिरी सांसें ले रही है, अगर हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, तो हम हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बग़ैर मुल्क और जमहूरियत को बचाने के लिए हम गैर मजहबी बुनियादों पर आगे बढ़ें, खड़े हों, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हों। करप्ट अफसरान के और करप्ट जो जुडिशरी के करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हमें खुल के बोलना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट दंगा 2020 में जिस तरह से सारे केसेस कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहे थे, उसमें से कुछ केसेस एडिशनल सेशन जज विनोद यादव की अगुवाई में उसकी सुनवाई चल रही थी, और जिस तरह के फ़ैसले उनके ज़रिए आ रहे थे, जिस तरह की टिप्पणियां ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस को लेकर वो कर रहे थे, और बार बार कई केसेस में उन्होंने सीनियर अधिकारियों को केस में बुलाया और ये कहा कि सीनियर अधिकारी सही तरह से अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश नहीं दे रहे हैं। जांच के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए। गोकलपुरी थाने का जो SHO है उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी एक केस में लगाया गया, और जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की, या कहा जा सकता है बहुत बड़ी प्लानिंग होम मिनिस्ट्री से मिलकर के दिल्ली पुलिस ने की है, और उसको कहीं ना कहीं एडिशनल सेशन जज विनोद यादव के ज़रिए एक्सपोज किया जा रहा था। कल एक अचानक फ़ैसला आता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए SDPI के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अचानक ट्रांसफ़र किया गया है, जिस तरह के बार बार देखने में आ रहा था, यहाँ तक कि कमिश्नर तक को उन्होंने तलब कर लिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल ही मतलब जो ये सरकार जब से आई है इक़्तिदार में, बल्कि गुजरात में जब से ये सरकार थी 2002 के दंगों के बाद से लेके अब तक हम ये ट्रेंडिंग होता हुआ देख रहे हैं कि जो अफसरान, चाहे वो पुलिस के अफसरान हों या जो जुडिशरी के अफसरान हों, जिन्होंने हक़ बात कहने की जुर्रत की, उनको उसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। ये तो गनीमत है कि इनको सिर्फ ट्रांसफ़र ही किया गया है जज साहब को, वरना जस्टिस लोहिया की तो मौत भी हो गई और किसी ने कोई तस्दीक और तहक़ीक़ करने की उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। तो मौत से लेके और ट्रांसफ़र से लेके संजीव भट्ट का क्या हशर हुआ, आज तक जेल में है संजीव भट्ट। तो ये तमाम एक फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट के तरीक़ाकार जो होता है 2002 से हम देखते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से सच्चाइयाँ तो छुपती नहीं हैं, सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, आती रहेंगी। सरकार की सख्त मजम्मत की जानी चाहिए, पर्टिकुलरली दिल्ली गवर्नमेंट की भी इस मामले में। दिल्ली गवर्नमेंट काबिल मजम्मत है कि उसने अपने एक लोअर कोर्ट के जज को इस तरीके से ट्रांसफ़र किया विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। देखने में आया, जिस तरह से आपको याद होगा, शुरुआत में ही दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर कपिल मिश्रा और जो लोग हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आनंद फानन में रातों रात उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भी पूरी तरह से सरकार के ज़रिए मैनेज किया जा रहा है। नहीं, जुडिशरी का एक तबका तो मैनेज्ड है ना। आप देखिए, मैं अगली बात वही कहना चाहता था कि एक तरफ ये लोग हैं जिनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है या जिनको कत्ल किया जा रहा है, यानी जस्टिस लोहिया कत्ल हुए हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके ऊपर इनामात की बारिश हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चीफ जस्टिस दत्तू साहब निकले, सीधे सीधे केरल के गवर्नर बन गए, जिन्होंने सरकार के हक़ में फ़ैसले दिए, सरकार की मंशा के मुताबिक फ़ैसले दिए, वो या तो गवर्नर बन गए या वो राज्यसभा में पहुंच गए।
बाबरी मस्जिद केस का फैसला में पूरी 1000 पेज पर लिखा है कि वो मस्जिद थी, वहाँ नमाज होती थी, वहाँ ज़बरदस्ती मूर्तियाँ रखी गईं, वहाँ पर गुंडागर्दी के एक्ट के ज़रिए डेमोलिशन किया, ये सब लिखा है। लेकिन सेक्शन 142 का इस में अख्तियार तमीज़ी का अपने फ़ायदा उठाते हुए मंदिर को जगह दे दी, इनाम में राज्यसभा मिली। तो इस तरीके से जो पूरा हमारा एक जुडिशल सिस्टम है अभी उतना करप्ट नहीं हुआ है। अभी भी वो लोग हैं, अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, उनके बहुत सख्त स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, लेकिन एक तबका है जिसके जहन में ज़ाफ़रानी रंग घुल गया है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ है ये कहते हुए कि ये जुडिशरी डेमोक्रेसी की आखिरी उम्मीद है। ये आखिरी उम्मीद भी अगर किसी सूरत ख़त्म हो गई तो फिर इस मुल्क में डेमोक्रेसी के ख़त्म हो जाने का, डेमोक्रेसी का ज़बिया हो जाएगा, कत्ल हो जाएगी डेमोक्रेसी। डॉक्टर साहब, देखने में ये आ रहा है अगर लोअर कोर्ट के फैसलों पर आप निगाह डालें तो वहाँ थोड़ा बहुत इंसाफ लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही दोबारा अपील में जाते हैं, जैसे 25,000 रुपये का मैंने जिक्र किया, उसको हाई कोर्ट ने अभी रोक दिया, स्टे कर दिया, हालांकि पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं किया है, अभी उस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे अहम मसले हैं जिनमें कोई डेट नहीं मिल रही, चाहे वो CAA का मामला हो, पेगासस का मामला हो, 370 का मामला है, कश्मीर का, सेंट्रल विस्टा है, राफेल है, अयोध्या है, 10% ये बहुत सारे केसेस हैं। और अब आज सुनवाई हुई है, जिस तरह से लखीमपुर में जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसमें भी कल जो है यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं जो देश की सर्वोच्च अदालत है वहाँ पर इस तरह के केसेस जो सरकार के ख़िलाफ़ हैं उनको लटका दिया जाता है। आप देखिए, आपने कितने सारे केसेस का नाम लिया, मुझे भी बहुत सारे ऐसे केसेस नाम हैं, याद हैं जिसमें करोड़ों लोगों की ज़िंदगी मुतासिर होती है। मसलन 370 में जो है कम से कम 1 करोड़ लोगों की लाइफ इफ़ेक्टेड है उससे। 10% इकोनॉमिक कोटा में पूरा मुल्क शरीक है। ऐसे बहुत सारे CAA के मूवमेंट को लेके तो पूरे मुल्क का मुस्तकबिल का सवाल है, मुल्क की डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। उसको लेकर कोरोना का बहाना बना के, ऑनलाइन का बहाना बना के वो केसेस रोके गए हैं, हालांकि वो प्राइम इम्पोर्टेंस के केसेस थे। 2019 से लेके अब तक ये सारे केसेस रोके गए हैं, 2 साल हो गए। 2 साल में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को सुनने की भी ज़रूरत नहीं थी। मसलन ये कि एक जो टेंटेड जर्नलिस्ट हमारे मुल्क में अर्नब गोस्वामी है, उसके केस को सुनने में 24 घंटे भी नहीं लगे सुप्रीम कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट भी लगा दिया। तो कोरोना तो उस वक्त भी था, वो तमाम मसाइल जो इन केसेस को सुनने में हैं वो उसमें भी था, और 1 हफ्ते के अंदर 4 हियरिंग हो गई उसकी। और ऐसे बहुत सारे मामला हैं जिसमें कोर्ट ने इतनी जल्दी वो लिए हैं, कॉग्निजेंसेस लिए हैं, सुमोटो भी कॉग्निजेंसेस लिए हैं, जैसे लखीमपुर आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि लोअर कोर्ट के फैसले हायर कोर्ट्स में जाके चेंज हुए जा रहे हैं। तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि सरकार किसी न किसी सूरत जुडिशरी को इम्पेक्ट कर रही है। अब लोअर कोर्ट में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, ज़्यादा ऊपर के कोर्ट में एक जज का थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाने का, लेकिन हायर कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो बहुत बड़ी पोजीशनिंग की उम्मीद होती है, यानी गवर्नर, राज्यसभा, मिनिस्टर तक बनने की उम्मीद होती है। तो वहाँ पर जो ये तमा है आगे बढ़ने की रिटायरमेंट के बाद, वो इंसाफ का कहीं ना कहीं इंसाफ का खून हो रहा है और इससे सारा मुल्क मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि एक आखिरी उम्मीद है जुडिशरी से, जिस तरह से तमाम चीज़ों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, पूरे कानून को ताक पर रख दिया गया है, एक आखिरी उम्मीद है कोर्ट से। और जब कोर्ट्स में भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर क्या उम्मीद करें? नहीं, फिर वो किसी शायर ने बहुत पहले ही कह दिया कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। फिर यही होगा कि जो मज़लूम है वो जालिम करार पाएगा, और उस जालिम को और मज़लूम को सज़ा मिलेगी और जालिम का ग्लोरिफिकेशन होगा। यही होता है जब डेमोक्रेसी ख़त्म होती है कि मज़लूम को वो डेमोक्रेसी जालिम बना, और मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और मीडिया के रोल को जुडिशरी उस पर मोहर लगाती है।
तो जब डेमोक्रेसी ख़त्म होती है, आमिरियत आती है, शहंशाहियत आती है, डिक्टेटरशिप आती है, हिटलरशाही आती है। तो हिटलर ने भी यही किया था कि उसने मीडिया को भी ख़रीदा था, उसने जुडिशरी को भी ख़रीदा था। तो इस मुल्क को इस बात के लिए बिल्कुल अब तैयार और कमरबस्ता रहना चाहिए कि डेमोक्रेसी आखिरी सांसें ले रही है। अगर हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, तो हम हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बग़ैर मुल्क और जमहूरियत को बचाने के लिए हम गैर मजहबी बुनियादों पर आगे बढ़ें, खड़े हों, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हों। करप्ट अफसरान के और करप्ट जो जुडिशरी के करप्ट लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें खुल के बोलना पड़ा।